देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। मेरे प्रिय भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। ये जो आप अखिलेश का बचाव करते हो ना, जिसके बाप ने, मुल्ला मुलायम ने कार सेवकों को, राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हो और अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की बात करते हो, ये सुन करके अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी। उचित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। हम यदि कोई मक्कारी न करें और ठीक ठीक सनातन धर्मी होने के नाते कृतज्ञता और सदाचार पूर्वक देखें, तो महाकुंभ की जैसी व्यवस्था अभी हमारे सामने है, यह कल्पनातीत है, अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत से लोग बयान दे रहे हैं कि हम कुंभ मेला बिगाड़ देंगे या कुंभ मेले में ऐसा कर देंगे। हो सकता है कोई साजिश किया हो। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है इसलिए कि भाई आपने कहा था विश्व स्तरीय इंतजाम है, वहां तो कोई इंतजाम है नहीं, अब इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांगने वालों में राजनीतिक लोग तो थे ही, एक कथित शंकराचार्य भी हैं जिनके शंकराचार्य होने पर ही विवाद है। लेकिन चलते हैं वो, उनकी बहुत सारी राजनीतिक क्रियाकलाप भी आप लोग देखते रहे होंगे कि किन नेताओं से वो मिलते हैं, कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। मैं बात अभिमुक्तेश्वरानंद की कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा योगी नहीं है और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को राहुल भाई कहा और बोला कि अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। संतों का एक बड़ा समूह इस बयान से इतना आहत हुआ कि बाबा रामदेव समेत, बाबा बागेश्वर समेत तमाम लोग योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में खड़े हो गए। राहुल भाई हमारे साथ, तो बाबा जी भी इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रकाश भाई किस हक से वो इस्तीफा मांग रहे हैं, यही अपने आप में एक चर्चा का विषय है। भाई आप तो शंकराचार्य हैं, ना तो कोई राजनेता है और ना ही आपकी राजनीति में कोई रुचि है। तो एक जो सूबे का मुखिया जो पूरा का पूरा ये महाकुंभ का आयोजन जो करा रहा है, अब देखिए गलती चाहे वो किसी की भी हो, जांच का विषय है, जांच हो भी रही है। बहुत जल्द जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगी, उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई क्या हुआ था, क्या एसटीएफ ने मामला उठा लिया है। एसटीएफ साजिश के एंगल से जांच कर रही है। दर्शकों याद रखना कि जो लोग इस पर बहुत कूद रहे हैं और जिनको लगता है कि योगी इससे इस्तीफा ले लेंगे और ये हो जाएगा, राजनीतिक तौर पर जो घेरने की कोशिश हो रही है, वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, जो लोग भगदड़ के समय वहां थे उन्होंने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर धक्का मुक्की कर रहे थे और अब इस मामले में एसटीएफ की भी एंट्री हुई है। इसी एंगल से उसकी जांच की जा रही है। जो साजिश वाला जो पूरा का पूरा मामला है, उसी के तहत जांच की जा रही है। आपने देखा, हमने देखा, दर्शकों ने भी देखा होगा, जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जिस तरीके से जो महान संत हैं, जब वो योगी के पक्ष में उतरे और उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई साधारण मामला है नहीं, इसमें साजिश की बू आती है। तो वो जो साजिश की बू है उसी के तहत अब जांच होगी। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि मामला था क्या। आप किसी की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर आप बयान कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वो समाज के लिए, जनता के लिए, आपके लिए वो काम कर रहे हैं। ना उन्हें घर का लालच है, ना अपने परिवार का लालच है, ना क्योंकि बच्चे हैं नहीं, ना अपने बच्चों का लालच है। उन्हें लालच है तो देश की संस्कृति का, देश के सनातन का, उत्तर प्रदेश का, इस देश का, हिंदू धर्म का, सनातन का, देश की संस्कृति का।
इस पूरी कहानी में देखो राहुल भाई, पहले दिन से महाकुंभ लोगों की आंखों में खटक रहा था, पहले दिन से। और ये सब कुछ जब एक घटना के साथ जुड़ता है तो वही लोग फिर कूद के कहना शुरू करते हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कोई पहला महाकुंभ तो होगा नहीं, पहले भी कुंभ देखा होगा। बहुत सारे संत क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। मेरे प्रिय भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। ये जो आप अखिलेश का बचाव करते हो ना, जिसके बाप ने मुल्ला मुलायम ने कार सेवकों को, राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हो और अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की बात करते हो, ये सुन करके अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी की। एक साधु अपने राजधर्म के साथ अपने सनातन धर्म के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर, मुझे लगता है योगी जी महाराज 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा तो सोए नहीं होंगे पिछले कई महीनों से। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज के कि उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ के प्रशासन ने उत्तम कोटि की व्यवस्था की और सभी अखाड़े स्नान कर सके। हम लोग अमृत स्नान के लिए गए, फिर अद्भुत व्यवस्था हमने देखी। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, सुव्यवस्थित है, श्रद्धालुओं भारी उमंग है। कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कह रहे हैं कि संत स्नान नहीं कर सके अथवा सरकार संतों का स्नान कराने में सक्षम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक लाभपूर्ति कारण कुंभ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन में चुनौतियां बहुत सी आई हैं। ये वाली भी चुनौती ऐसे समय में आई है जिसका प्रचार प्रसार सब कुछ खुद मुख्यमंत्री के जिम्मे था, खुद कर रहे थे, पूरी दुनिया को आमंत्रण दे रहे थे और वहां पर अनहोनी घटना हो गई। अब क्या है कि उस पूरे मामले को जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता और कुछ लोग बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इसमें राजनीतिक तौर पर ट्रैप कर दो और यहीं के यहीं इस आदमी की राजनीतिक यात्रा पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। नहीं, उनकी राजनीतिक यात्रा पर तो विराम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें राजनीति में रह करके खुद को स्थापित नहीं करके दिखाना है किसी को, और ना ही जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनका कोई परिवार है कि उन्हें उनके बाद में उसको स्थापित करना है। अगर वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई इससे ज्यादा तो उनका कद गोरखपुर के मठ में, जो मठ में है उनका गोरखपुर में, वहां पर है, तो ये साफ साफ है अगर वो राजनीति में आए हैं तो उन्हें राजनीति में उतारने वाला कोई ना कोई तो है, और जिसने उन्हें राजनीति में उतारा होगा वो ये सोचकर उतारा होगा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, जो केवल देश के लिए काम कर सके, प्रदेश के लिए काम कर सके, जनता जनार्दन के लिए काम कर सके। तो बिल्कुल साफ है, जब लोग योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों से, उनकी नीतियों से नहीं जीत सके, उनको नहीं हरा सके, ऐसा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सेम पॉलिसी। अब भाई देखिए, अमूमन ये बात कही जाती है और ये फैक्ट्स भी हैं, जो भी राजनीतिक दल है, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे आरजेडी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जो बड़े दल मैं उनको गिनवा रहा हूं। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी ने वो कांग्रेस से टूट करके अलग बनाई, लेकिन ममता बनर्जी के बाद में तो जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो तो अभिषेक बनर्जी है, सबको पता है। हर पार्टी का तो यही है, नंबर 2 का कद है उनका, हर पार्टी का यही हाल है। अखिलेश यादव के बाद में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के बाद में तेजस्वी यादव के बाद कौन? उनके बेटे। तो सीधी सी बात है, अब योगी आदित्यनाथ के पीछे तो कोई है नहीं, उन्हें तो जब तक वो जिएंगे, जब तक यहीं प्रदेश के लिए, जनता जनार्दन के लिए, देश के लिए काम करना है, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात और है। दरअसल नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ, ये दोनों राजनीतिक तौर पर लोगों के लिए कल्ट क्यों हैं और अपने विरोधियों के लिए इनविंसिबल क्यों हैं? वो इसीलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार, चोरी, परिवारवाद, ये आरोप इन दोनों ही नेताओं पर चिपटता नहीं। अब चिपटता नहीं है तो पब्लिक के नजर में ये दोनों नेता तो हीरो हैं, जनता जनार्दन है कि भाई ये जो है हमारे नेताजी, इन जैसा कोई नहीं। अब अपने आप को उसके आगे कैसे स्थापित करें? हम कौन है? तो जी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। हम कौन है? तो जी सोनिया गांधी, राजीव गांधी के बेटे हैं। हम कौन है? तो जी हमारी बुआ ममता बनर्जी हैं। हम कौन है? तो जी हमारी बुआ मायावती जी हैं। हम कौन?
तो जी हम तेजस्वी यादव है, हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव है। यही कहानी देश के हर राजनीतिक दल की है और जनता इस बात को समझती है। अब ऐसा नेता जिसका ना परिवार है, ना बाल बच्चा है, ना पत्नी है, कुछ नहीं, वो कैसे उस पर कहोगे कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है? तो लोग क्या करते हैं, अरे देखिए 10 लाख का सूट पहनते हैं, इतने का जूता पहनते हैं। मोदी जी को तो ये भी कह लेते हैं, योगी के लिए ये भी कहने को नहीं है। योगी को क्या कहोगे कि अरे इतने करोड़ का शर्ट है, इतने करोड़ का पैंट है, ये भी नहीं कह पाते। तो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के भी लिहाज से देखेंगे, मोदी जी तो कपड़ा बदल देते हैं, योगी जी वही भगवा। अब यही 50-25 मीटर 100 रुपए मीटर का कपड़ा भगवा, कल को प्रधानमंत्री हो गए तो भी यही पहनेंगे। यही तो सारी समस्या है। अब सबके सब लगे हुए हैं, अब टारगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। पहले भी ऐसी तमाम कोशिशें की गई कि भाई योगी आदित्यनाथ को टारगेट करो, लेकिन उनके करने से कुछ भी नहीं हुआ। ये तो विपक्ष वाले हैं। जब खुद पार्टी में ही कुछ नेताओं ने ये सोचा कि हम योगी के कद को हम डाउन कर देंगे, तो कहाँ कुछ हुआ? बहुत कोशिश की गई ना, बहुत कोशिशें 24 लोकसभा के बाद, उससे पहले भी काफी सारी मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, तो बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं, तमाम तरह का बवाल। अब देखिए, अभी भी हमने कुछ दिन पहले देखा तो पार्टी के भीतर से ही नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वही मुहिम छेड़ देते हैं कि भाई आपका प्रशासन ठीक नहीं है। जिस प्रशासन की ताल पूरा देश ठोकता है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जो आसपास के राज्य हैं वहां भी करता है। बिल्कुल, वहां मिसाल दी जाती है इस बात की कि भाई अगर कमांड कंट्रोल किसी से सीखना हो तो वो योगी आदित्यनाथ से सीखे। मैं खुद बिहार से हूँ। हम लोग जब अपने प्रदेश में जाते हैं तो हम लोगों से कहा जाता है कि अच्छा नोएडा से आए हैं, यार योगी जी बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनको महसूस हो रहा बिहार में रह के? वहां तो नीतीश कुमार की सरकार है, चल रही है। अब वहां बिहार में बैठ के आदमी को लग रहा है कि यार हमारे यहाँ भी योगी जी जैसा होना चाहिए। तो कुछ तो इस आदमी ने कमाया है अपने काम से, अपने तौर तरीकों से, अपनी नीतियों से। ये देखिए, हम नहीं कहते हैं, ये जो जनता जनार्दन है वही कहती है। हरियाणा चुनाव में थे हम, हरियाणा चुनाव में तो लोगों ने कहा कि भाई अगर उत्तर प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री हो हरियाणा में, तो जो विपक्षी थे, जो कांग्रेस समर्थक थे, जो दूसरी पार्टियों के समर्थक थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हरियाणा में कोई योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई अगर मुख्यमंत्री हो बीजेपी दे, तो भाई हम बीजेपी को जिंदगी भर वोट करेंगे। 2023 नवंबर दिसंबर से थोड़ा सा समय पहले की बात है, मेवात में नल्हड़ मंदिर में दंगा हो गया था, वो कवर करने में गया हुआ था। वहां पर एक गांव है जो उस पूरे इलाके में, नाम मैं भूल रहा हूँ उस गांव का, उस पूरे इलाके में चूंकि मुस्लिम आबादी है, वो इकलौता ठाकुरों का गांव है पूरे इलाके में। मैं वहां गया तो वहां जो लोगों से बात हुई, बोला भाई साहब हरियाणा को तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों भाई साहब? तो नहीं जी योगी जी चाहिए जी, योगी जी ठीक कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे लोग जो जानते हैं कि योगी नहीं आएंगे, योगी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, बावजूद इनके कि भाई योगी आदित्यनाथ चाहिए। अभी देखिए दिल्ली में है, हम दिल्ली चुनाव कवर कर रहे हैं, तो वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये इस बात को बोलते हैं कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए दे बीजेपी, तो हम जिंदगी भर बीजेपी को वोट करेंगे। वो एक शब्द सुना होगा आपने, भ्रूण हत्या सुना होगा। जो लोग लिंग जांच करा लेते हैं और बेटियों की भ्रूण हत्या कराने का बहुत सारा केस आता है। राजनीतिक तौर पर अगर आप योगी आदित्यनाथ की यात्रा जब देखेंगे, 2006 का संसद का भाषण देखेंगे, तो आपको याद होगा कि शुरुआती दिनों में योगी आदित्यनाथ को बर्बाद करने, तबाह करने, साइड करने की कोशिश की गई थी। अब कहानी बहुत आगे चली गई है। अब कहानी लखनऊ से दिल्ली तक आने वाली। जो लोग ये उम्मीद ठाने बैठे हैं कि जब मोदी नहीं होंगे तो उसके बाद तो हम ही हैं, उनके रास्ते में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। और बस वो ये जानते हैं कि भाई मोदी के बाद योगी, तो फिर हमारा क्या होगा। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर आने वाले निकट भविष्य को देखते हुए जो देश का मूड बन रहा है, हमको याद है जब 2009 में आडवाणी जी को बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट घोषित किया, उस दौर में नरेंद्र मोदी की बात होती थी देश में, लोग नाराज हुए थे कि भाई मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे, मोदी को क्यों नहीं बनाया। नहीं बनाया, लेकिन फिर 14 में मोदी कैंडिडेट हो गए। ये बात आपको पता है कि इस देश में अभी से होने लगी। चौक चौराहों पर, गलियों में, लोग जहां बैठकों में लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी। सबसे पहला नाम जो आता है वो योगी का आता है।
कितने हमने देखे लोग जिनके मुंह से ऐसी बात निकलती है कि भाई इस देश के लिए तो मोदी और मोदी के और ये बाद में बात फिर देखो राहुल भाई, जो- राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां, वो इस बात को समझ रही हैं कि मोदी से ज्यादा बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे फ्यूचर में, इसलिए इसको अभी रोको, अभी बर्बाद जो करो। विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस बात का डर है। देखिए उत्तर प्रदेश की आप राजनीति देखिए, हमने किसी सरकार को रिपीट होते हुए कभी नहीं देखा। 37 साल के बाद में ये पहला मौका ऐसा था। 2022 का विधानसभा इसलिए तो चुनाव, अखिलेश तैयार थे कि बोले हम मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो ऐसा चुनाव था जिसने सारे मतों को पलट करके रख दिया। बड़ी सारी बातें चलती थी कि भाई उस जगह नहीं जाना है, नोएडा नहीं जाना है, जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। योगी जी चुनाव के वक्त, बिल्कुल चुनाव जब आखिर में था, वो चुनाव से पहले भी और तब भी नोएडा गए, अब भी आते हैं। ठीक, तो देखिए 2017 का जो चुनाव था वो बीजेपी अपनी लहर में जीती, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीती। लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव था वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जीता गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। एक अपवाद 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, देखिए वो पार्टी के भीतर की बहुत सारी कमियां थी, उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद में हमने उपचुनाव देखे, उपचुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। और लोगों को ये लगा था, लोगों को चुनाव राहुल भाई लगा था कि उपचुनाव में योगी को फंसा दिया जाएगा। नहीं, और अब देखिए एक बड़ी बात यह है, जब उपचुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कि भाई आप आराम कीजिए, मेरे ऊपर छोड़िए, मैं चुनाव लड़ करके दिखाऊंगा, मैं जीत करके दिखाऊंगा। और जो 2 विधानसभा हारे हैं, एक करहल की और एक सीसामऊ की, शायद वो ज्यादा अंतर से नहीं, दर्शकों 12 से 14 हजार का अंतर रहा दोनों ही सीटों पर। तो ये दिखाता है जहां गढ़ समाजवादी पार्टी का है वहां तक पहुंच सकती है। किसके नेतृत्व में? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। अब क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जमीन हिली हुई है, कोई मुद्दा है नहीं, संभल आपने करके देखा, मुंह की खानी पड़ी। ठीक, तो अब ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि जिस पर आप घेरने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ घिर जाएंगे? और लोगों ने बहुत प्रयास किया उस घटना के आड़ में, बिल्कुल, कि अब कुंभ को फेल कर दिया जाए, वहां कोई लोग ना आए, लोगों का पहुंचना दुश्वार हो जाए, लोग ये संदेह कर ले कि यार वहां जाएंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। अब उसके बाद में वहां श्रद्धालु भी जा रहे हैं, आज की तारीख जा रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन करोड़ों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे। उसके बाद में 113 जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे, मुझे संख्या पूरी याद नहीं है कितने देशों की। तो ये आप सोच सकते हैं उस 20 से ज्यादा देशों के लोग हैं, 20 तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था जैसी थी वो वैसी की वैसी चल रही है। घटनाएं कुछ होती हैं वो सीख लेने के लिए, सबक लेने के लिए, हालांकि ऐसी हम बार बार कहते हैं ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हुई है तो वो जांच का विषय है, जांच चल रही है, पता चल जाएगा कि भाई मामला क्या था, अफवाह थी या फिर किसी ने जानबूझ करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हम तो पता चल ही जाएगा। पुराने सीरियल्स में देखा करते थे, ऋषि मुनि यज्ञ जब कर रहे हैं तो तमाम असुरी शक्तियां जो हैं अपना कुछ वो कर रही हैं, बावजूद इसके ऋषि मुनि अपना यज्ञ रोकते नहीं थे। तो यज्ञ कभी रुकता नहीं है सनातन में। हो गया जो होना था वो हुआ है, दुखद है, बहुत दुखद है। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी की माँ चली गई, ये तकलीफ देह बात है। शायद उस चीज का मतलब बहुत सही वर्णन भी मैं अपने शब्दों हम में लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। जितनी बड़ी आबादी वहां पहुंची थी, जितनी बड़ी आबादी वहां रोज पहुंच रही है, उसको मैनेज करना, उसको संभालना, उसको ठीक से उसके गंतव्य स्थान तक ले जाना और वापस घर भेज देना, ये बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। और ये सनातन की ही सफलता है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की सफलता है। राहुल भाई, अगर देखिए प्रशासन में कुछ कमी होती, उस घटना के बाद भी उस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां आस्था की डुबकी लगाई, सेम डे। लोग उसके बाद भी जा रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया अभी, आज भी लोग वहां पर जा रहे हैं और हमने वो भीड़ देखी है लोगों की, जिसे की रोक दिया गया है कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए, कोई बात नहीं, समय आएगा तो फिर आपको भी जाने के लिए बोला जाएगा। कह दिया जो जहां है वहीं रह जाइए, बताइए। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक दिखाता है। अब देखिए योगी जी ने कहा वहां जाकर के, जब लोगों से जो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक वर्ग ऐसा था जो कि नजरे गड़ाए बैठा था, वो चाह रहा था कि कुछ ना कुछ हो। वो तो दुनिया देख रही है, सबको पता है, लोग तैयार थे इस बात के लिए कि कुछ हो जाए तो आनंद आए। अब हो गया तो उन्हें
बात मिल गई बोलने के लिए, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो लेकिन उसके बाद भी चीजें ऐसी चल रही हैं, वो जब तक स्नान चलता रहेगा महाकुंभ में तो लोग वहां पर जाते रहेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई जाएंगे जाएंगे जरूर। जो घटना हुई उस घटना के बाद बहुत प्रचारित करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं लोगों के भरोसे को, विश्वास को, सनातन से कह लें, उस आयोजन से डगमगाने की कोशिश की गई कि भाई बहुत बड़ा घटना हो गया है, अब वहां कोई नहीं जाएगा, व्यवस्था तो है नहीं, कुछ है नहीं। लोग रोज वहां जा रहे हैं। ये बताता है उत्तर प्रदेश का प्रशासन महाकुंभ को लेकर कितना सजग है और किस तरह से वहां की व्यवस्था की गई है। दूसरा ये कि लोगों को लगता है किसी एक घटना से, किसी बात से सनातनियों का सनातन पर से विश्वास हट जाएगा या वो अपने आयोजनों में शामिल नहीं होंगे। वो करोड़ों की भीड़ ने उन लोगों को जवाब दे दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ को लेकर, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को लेकर और महाकुंभ को लेकर क्या सोचते हैं। दूसरा ये कि आपको याद होगा दर्शकों, जब नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के लगातार तीसरी बार आई, अचानक ये खबरें आने लगी थी कि रेलवे की पटरी पर कहीं सरेंडर, कहीं पटरी कटा हुआ, कहीं कुछ। वो सब किया इसलिए जा रहा था कि इंडियन रेलवे इस देश की आर्थिक गति को चलाता है। जब उसी पर हमारा आपका भरोसा नहीं रहेगा तो देश का आर्थिक पहिया रुकेगा। बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए। उसी से पहले देखिए एक बयान जो राहुल गांधी जी का था कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो देश में कोहराम मच जाएगा, 100 दिनों के भीतर देश जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ है इस देश में, बावजूद इसके देश चल रहा है। चल इसीलिए रहा है कि ये देश अपने सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता की मान्यता और अपने सनातन की परंपरा को साथ लेकर के चलता। और जहां तक सनातन की बात है, आपको लगता है जिन लोगों के कि वो सनातन पर से लोगों का विश्वास डिगा देंगे, वो महाकुंभ की घटना के बाद फिर से जाकर एक बार महाकुंभ देख लें। जो जैसा था वो सब कुछ वहां पर वैसा ही है। करोड़ों की भीड़ रोज वहां आ रही है और दिव्य स्नान करके अपने घर लौट रही है।